हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कॉलेज का जो सिलेबस है उनकी कुछ बुक हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है, जैसे वेक्टर कैलकुलस है, 3D वाली बुक है और अदर कोई बुक है, उनके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उन पे जो बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्टों पर हर बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। इन कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को आप बार बार रिवीजन करना है। आपको 5 या 7 क्वेश्चन इन कॉन्सेप्टों से देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरा देखना है। और इन कॉन्सेप्टों को हम किस प्रकार सोचते हैं, क्वेश्चनों को कितना जल्दी कर पाते हैं, इन बारे में भी हम बात करने वाले हैं साथ के साथ। तो देखो, मेरा जो तरीका है क्वेश्चनों का, जो सोचने का, वो ऑप्शन के हिसाब से। और कोई क्वेश्चन देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिनको हमें स्किप करना होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने पे 10-12 सेकंड में हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के भीतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन पे भी हम बात करने वाले हैं साथ के साथ। वही अप्रोच मैं अपनाने वाला हूं जो आपके लिए, ये अप्रोच आपके एग्जाम में पेपर को कम समय में, क्वेश्चनों को हल करने में, पेपर को हल करने में आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों में हम समय गवाए बिना मैं इनके सॉल्यूशन भी साथ लेके आया हूं, जिनसे और कोई बातें हैं वो भी समझा सकें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, न्यूटन रेफसन विधि द्वारा समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने का उत्तरोत्तर सन्निकटन सूत्र क्या होता है? उत्तरोत्तर सन्निकटन सूत्र क्या होता है? तो देखो, न्यूटन रेफसन विधि नहीं होती है, उसके द्वारा मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो, एक्स एन प्लस 1 बराबर होता है एक्स एन माइनस, ऊपर देखो एफ एक्स एन बट्टे उसका नीचे क्या कर दो, नीचे अवकलन कर दो, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र तो हमें सीधा न्यूटन रेफसन विधि का ये सीधा सूत्र हमें लर्न कर लेना है। आगे, निम्न में से कौन से अंतर्वेशन सूत्र के अंतर संकारक प्रयुक्त नहीं होते हैं? किसमें अंतर संकारक का उपयोग नहीं होता? तो जितने भी इसमें सूत्र, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र, बेसल अंतर्वेशन सूत्र, स्टिलिंग सूत्र, लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र, तो इन सूत्रों पर या तो ये सूत्र सीधे पूछ लिए जाते हैं, इन पे आधारित कोई क्वेश्चन आता है। तो देखो, इन क्वेश्चनों में किन में अंतर संकारक का प्रयोग नहीं होता है, वो हो गया लाग्रांज। देखो, यहां कोई अंतर संकारक का प्रयोग नहीं, न तो डेल का न लेमना का, किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखो, अगर अंतर्वेशन सूत्र है वाई एक्स वाई नोट प्लस यू डेल नोट, यू माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर यू नोट, ये सूत्र अगर न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र है, ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे बेसल अंतर्वेशन सूत्र लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। स्टिलिंग सूत्र है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ये सूत्र भी मैं साथ लेके आया हूं, जिससे आपको ये सूत्र लर्न हो सके। तो देखो, किसमें अंतर संकारक का प्रयोग नहीं होता है, वो है लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र। इस सूत्र पर हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अरेखीय समीकरण के मूल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र जिसके शुरू में 2 अनुमानित मूल प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वास्तविक मूल इन दोनों के मध्य स्थित हो। वास्तविक मूल है वो इन दोनों के मध्य स्थित हो, इन दोनों मूलों के मध्य स्थित हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ये कौन सी विधि होती है? देखो, समद्विभाजन विधि नहीं होती, रेगुलर फाल्सी विधि भी नहीं होती। इसका एग्जैक्ट उत्तर होता है सिंकेंट विधि। सिंकेंट विधि होती है। कौन सी विधि होती है? सिंकेंट विधि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सिंकेंट विधि। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x की पावर 3 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का प्रारंभिक मूल दे रखा में, प्रारंभिक मूल का मतलब x नोट का मान दे रखा में कितना दे रखा है? 2.5। तो न्यूटन रेफसन के फॉर्मूले से अगला मूल लगभग में क्या होगा? अगला मूल लगभग, अब देखो हमें क्या दे रखा है? x नोट का मान दे रखा है और अगला मूल मतलब x1 का मान हमें पूछा है। देखो, यहां इस सूत्र में मैं सूत्र में n की जगह 0 रख दूं मैं, तो यहां क्या बचेगा? x1, यहाँ x नोट, यहाँ f x नोट और यहाँ f x डैश नोट बचेगा।
अब देखो x नोट का मान 2.5। अब आगे वाला जो मान है, आगे वाला मान है जो इसमें से घटने वाला है, क्या इनमें से माइनस होने वाला है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो 2.5 से कम वाला होगा। ये 2.5 से अधिक है, 2.5 से अधिक है, 2.5 से अधिक है। तो ये अप्रोच हमें एग्जाम में सोचनी है। अब ये क्वेश्चन देखने में हमें लगेगा कि न्यूटन रैप्सन में ये सूत्र लगाएं। देखो मैंने सारी विधि भी लिखी है, न्यूटन रैप्सन में सूत्र लगाएं, फिर ये एक्स नोट का मान रखें इसमें, बाद में लेंथ ही बनने वाला। लेकिन हम इसको ऑप्शनों से इसको जल्दी सोच सकते थे कि 2.5 से माइनस होने वाला है, तो माइनस वाला इससे मतलब 2.5 से छोटा होने वाला, उसमें एक ही ऑप्शन था। इस प्रकार वहां हमें क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो तो डेल की पावर 3 एफ एक्स का मान ज्ञात करना। डेल की पावर, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है डेल की पावर एन हो, एक्स की पावर एन हो, उसका मान होता है फैक्टोरियल एन। इसका मतलब ये अचर के बराबर होता है, और एक ज्यादा हो, एक्स की मान एक कम हो, घात जो बहुपद है उसकी घात एक कम हो जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब ये कितने घात का है, डेल की पावर 3 पूछा है, मतलब 3 घात वाले वहां तो इसका मान अचर होने वाला है। इससे कम वाले का क्या हो जाएगा, 0। ये इससे कम वाला है 0 0, ये एक्स की पावर 0 है, इससे कम वाला 0 हो जाए। इसका मतलब ये मान देखो फैक्टोरियल, यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ भी घात कितनी है 3, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 और 2 पहले से, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो गया और 2 गुना में हो गया तो कितना हो गया 12। तो ये हमें वहां अप्रोच अपनानी है। ये मैं साथ के साथ आपके लिए कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, वरना इसको हम इतना करते ही नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट सीधा ही देखते, सीधा उत्तर, पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता। अगला क्वेश्चन देखने वाले, अगला क्वेश्चन में पूछा है यू एक्स प्लस 2 माइनस यू एक्स प्लस 1 प्लस 9ux बराबर 0 का हल क्या होगा, समीकरण का हल क्या होगा। तो देखो इस समीकरण को हम इस प्रकार लिखेंगे, इसका हल पूछा है बराबर 0, इसका मतलब पी आई तो इसका होने वाला नहीं है, इसका सी एफ होने वाला है, ई स्क्वायर माइनस 6e अंतर, ये अंतर समीकरण का क्वेश्चन है, समीकरण क्या क्वेश्चन, देखो 6e प्लस 9, बस इसके क्या करना है, ये ई की ई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों इसके मूल बनने वाले हैं वो समान बनने वाले, और समान मूल बने तो एक को ए एक्स बी लिखते हैं और 3 की पावर एक्स हो गया। ये सीधा हम कर सकते हैं, सीधा हम कर सकते हैं। देखो इनमें हमें यहीं से पता कर सकते थे, इनके मूल समान बन गए तो मूल समान बनेगा तो एक के साथ क्या आएगा, एक्स आएगा। अगर दो मूल समान हो तो एक को ए प्लस बी एक्स इस प्रकार लिखेंगे, और बाद में जो मूल बना वो उसकी पावर में क्या कर देंगे, एक्स। ये अंतर समीकरण का क्वेश्चन हो गया। अगला, यदि ए 3 रो से होकर जाने वाली एक रेखा की प्रवणता हो तो बिंदु ए से 5 इकाई पर स्थित रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक रेखा जो 3 रो से जा रही है जिसकी प्रवणता हमें 3/4 दे रखी है, और हमें इसके समांतर कोई रेखा पूछी है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है इससे 5 इकाई की दूरी, मतलब वो रेखा इसके समांतर होगी, इसकी मतलब इस रेखा की भी प्रवणता क्या होगी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गई, हमें इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑप्शन में वो देखेंगे, वो 2 बिंदु पूछ रहा है, उस रेखा पर स्थित बिंदु, इसका मतलब उस रेखा पर वो दोनों बिंदु होंगे, उनके मध्य की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, और प्रवणता किसके बराबर आनी चाहिए, समांतर है तो प्रवणता क्या होगी, बराबर 3/4 के। तो देखो यहां से ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखो यहां से m का मान निकालें तो क्या 1 आ रहा है, क्या 3/4 के बराबर है, नहीं। यहां से निकालें m का मान 3/4 के, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऐसे अगले वाले ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें जोर मार के आपको 20 या 30 सेकंड लगने वाली है इसको चेक करने में, 20 और 30, वरना इसको पूरा लेंथ करें तो कम से कम हमें 3-4 मिनट लगने वाले। अगले वाला क्वेश्चन, बिंदु -1,1 व 5 7 को मिलाने वाली रेखा x प्लस वाई बराबर 4 निम्न में से किस अनुपात में विभाजित करती है। हर बार इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है। कोई रेखा हो उसको बिंदु ए व बी इसको किस अनुपात में विभाजित करें। रेखा का रूप ऐसा मिलेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये हमें कुछ नहीं करना, रेखा पहला वाला बिंदु रेखा पर रख देना है, दूसरे वाला रेखा पर रख देना, बीच माइनस का निशान लगाना है, बट्टे में कर देना, ये इसका मान आने वाला है। जैसे हमने यहां मान रखे
1 और माइनस 1 और 1 रख दिया और बाद में 5 और 7 रख दिया, 5 और दूसरा बिंदु 5 और 7 है, हल करें तो कितना अनुपात आएगा, 1:2। अगर मान माइनस में आता तो ये बाह्य क्या हो जाता, बाह्य अनुपात हो जाता। अगर प्लस में आ रहा है तो ये कौन सा अनुपात होगा, आंतरिक अनुपात। आंतरिक अनुपात लिख के भी दे सकता है, नहीं भी लिख सकता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे सदिश हैं इसमें उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या है, 0 है, तो ये दो कंडीशनें बनेगी, डॉट प्रोडक्ट 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो इनके तो देखो यहां से थीटा का मान π/2, यहां से अगर क्रॉस 0 है तो थीटा का मान 0 होगा। या ऐसे हो सकता है a 0 है या b 0 है, या a 0 या b 0, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन a 0 या b 0। तो ये आपको सीधे लर्न कर लेना, बार बार इनको करके नहीं देंगे। अगर डॉट और क्रॉस दोनों एक साथ शून्य आ जाएं तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, माना ए वेक्टर बराबर दे रहेगा 2ik प्लस k कैप, बी वेक्टर ik प्लस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर 4ik माइनस 3j कैप प्लस 7 कैप। यदि d क्रॉस b बराबर है c क्रॉस b के और d डॉट a बराबर कितना है, 0, तो हमें d का मान पूछा, तो देखो सबसे आसान इनमें से होने वाला कौन सा है, सबसे आसान। अगर हम ऑप्शन लें तो d डॉट a करें और वो किसके बराबर आ जाए, 0, तो हमें पहले ऑप्शन डी का मान पूछा है, मतलब ये सारे मान किसके हैं, डी के मान, तो वो मान इनमें से होगा जो डी का ए के साथ डॉट करेंगे शून्य बन जाए, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो देखो पहले ऑप्शन में डी डॉट ए करें तो इसका मान शून्य के बराबर नहीं आने वाला है, दूसरे ऑप्शन वाला भी शून्य के बराबर नहीं आने वाला है, तीसरा ऑप्शन भी शून्य के बराबर नहीं आता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन शून्य के बराबर आने वाला है, आपको डी डॉट ए करके देख लेना सबसे पहले। अगर दो ऑप्शन समान आ जाए फिर हमारे पास पूरा मेथड ही रहेगा, और ये काम हम 5 और 10 सेकंड में कर सकते हैं, 5 व 10 सेकंड में कर सकते हैं। वरना देखो ये पूरा मेथड है, देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसको मान लेंगे d1 i कैप, d2 j कैप, d3 k कैप, d क्रॉस b निकालेंगे, वो इस प्रकार आएगा, c क्रॉस b निकालेंगे, ये इस प्रकार आएगा, दोनों को बराबर करेंगे और इनके i कैप, j कैप और k कैप की तुलना करेंगे, यहाँ से कंडीशन आएंगे और फिर उनको पूरा करेंगे, तो इतना बड़ा बनने वाला। और इस क्वेश्चन अगर इसको मेथड से करें तो इस क्वेश्चन में कम से कम 5 या 7 मिनट लगने वाली है। बाद में अगर दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तो क्या करें, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तो इस प्रश्न को हमें एग्जाम में ये नहीं होता है कि 150 प्रश्न आए तो सारे हमें करने होते हैं। तो ये प्रश्न मान लो आसान है, आपके पास टाइम मिले तो सबसे अंत में देख लेना, अगर आपके लगभग प्रश्न हो गए, टाइम लगे 2-3 मिनट बचे आपके पास तो इसको आपको अंत में देख लेना, लेकिन उस टाइम इसको क्या कर देना, आपको स्किप कर देना। अगला क्वेश्चन, एक इकाई सदिश जो सदिश हो आई के प्लस जे के प्लस 2 के व आई के प्लस 2 जे के प्लस के के समतुल्य हैं और आई कैप जे कैप और के कैप की क्या है, लंबवत है। तो लंबवत वाली कंडीशन तो हमें पता है, अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, 0। तो ये वाली हम कंडीशन हमें सबसे पहले चेक कर लेनी है, ये वाली कंडीशन को हमें सबसे पहले, और ये वाली कंडीशन हमें सबसे पहले चेक करें तो देखो ये देखो इनके दो के साथ तो 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन एक जैसे, चौथा ऑप्शन कैंसिल होगा। अब हमें पता चल गया, अब हमारे प्रश्न के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो गई है। कितनी हो गई, 1/3, प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई है। पहले 1/4 थी, उसमें हमने 1 सेकंड में हमने उसको कैंसिल कर दिया चौथे ऑप्शन को। अब हम देखें, अब देखो 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं तो आगे थोड़ा सा ये समतलीय दे रखे हैं, तो समतलीय वाली कंडीशन हमें पता है, 3 सदिश समतलीय होते हैं, 3 सदिश समतलीय होते हैं, तो ये कंडीशन हमें पता है। ये कंडीशन जैसे हम हल करेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 ही आ जाएगा, समीकरण 1 ये वाला आ जाएगा। समीकरण 1 जैसे आएगा, देखो डायरेक्ट मेथड में करें, समतलीय करेंगे तो हमारे पास ये एक समीकरण बन जाएगा। इसको देखो a1 a2, देखो a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, तो देखो i का जो गुणांक है वो a1 है, j का गुणांक a2 है, ये आपको सीधे देख लेना, ये आपको ये तो इतनी कॉमन सेंस, इतनी बात कॉमन सेंस में रखनी है। तो ये मान यहां से रख के ये चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही बैठने वाला है, तो ऐसा दूसरा ऑप्शन ही सही बैठने वाला है। अगर हम चेक करें, यहां मान के i का गुणांक है, देखो यहां देखो i का गुणांक है नहीं, तो i का गुणांक कितना होगा, 0, इसका मतलब a1 का मान 0 हो गया।
A2 का मान कितना होगा 1, A3 का मान कितना है -1। तो ऐसे ऑप्शनों में रख के हम चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन 2 ही बनेगा। इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसको लगभग हम 50 सेकंड में कर सकते हैं, आसानी से 50 सेकंड में कर सकते हैं। जिन क्वेश्चनों को हमें 30 सेकंड में करना चाहिए, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि उन क्वेश्चनों को आप उसी टाइम करके आगे बढ़ जाए। 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना है। जिनमें टाइम लग रहा है 30-40 सेकंड, उनको उसी टाइम में पहले राउंड में आपको कर लेने। आगे वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो आर वेक्टर बराबर दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, और आर बराबर दे रखा आर वेक्टर का मोड, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। ग्रेडियंट 1 आर का, आर किसके बराबर होगा? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ 1 आर पूछा, वहां 1 आर स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रेडियंट अगर उसके अंदर अगर कोई फलन है, आर का कोई फलन है, तो उसका सीधा आपको क्या करना है? उसका सीधा अवकलन कर देना है। फिर बाद में आपको सीधा लिख देना आर वेक्टर बट्टे आर वेक्टर बट्टे आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर बट्टे आर का मैग्नीट्यूड। यहां देखो जिस प्रकार यहां आर का फलन क्या था 1/r, इसका अवकलन करते सीधा 1, इसका अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, तो -1/r का स्क्वायर, आर वेक्टर बटे आर, इसका मतलब माइनस आर वेक्टर बटे आर की क्यूब, इसका मान इसके बराबर बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न कर लेना। इस पे यहां 1/r दे के न दे के यहां 1/r स्क्वायर दे सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया, तो आप इस पे बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बाद में अगर आप एक और सोच पा रहे हो, अगर एक और कॉन्सेप्ट और सोच पा रहे हो, तो देखो जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट होता है वो हमेशा सदिश राशि होती है। ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है? सदिश राशि, हमेशा क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो मतलब जो 1/r का हम अगर ग्रेडियंट निकालेंगे 1/r का, वो भी क्या बनने वाली? सदिश राशि है। तो देखो पहले ऑप्शन में सदिश है, ये भी हो सकता है, दूसरे में सदिश है, नहीं है, तीसरे में सदिश है, नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब आपके क्वेश्चन होने के अगर आपके पास 10 सेकंड में अंत में और आपको तुक्के भी मारने, तो आप 50% क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो 50% में तो पहुंच चुके हो। 2 ऑप्शनों में से आप किसी एक में तुक्का तो मार सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं तुक्का नहीं मारने, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को आसानी से लर्न कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले इन कॉन्सेप्टों पर। अगर आप तब भी सोच पा रहे तो देखो 2 ऑप्शनों को हम देखते ही कैंसिल कर दिया, ये भी आप सोच सकते हो अपने दिमाग में। आगे बढ़ा, यदि f एक सदिश बिंदु फलन है, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस f का मान क्या होगा? तो ये सीधा सूत्र होता है कैल ऑफ कैल f बराबर होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस f माइनस डेल स्क्वायर f। ये सीधा सूत्र होता है, इसको सीधा आपको लर्न कर लेना है। इसमें हमें क्या पूछा? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस f का मान पूछा, तो ये इस पक्ष में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, सदिश आर वेक्टर बटे आर का क्यूब है, क्या है? तो इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो इसमें एक तो परिनालिका की बात की, एक आघूर्णी सदिश की बात की, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला है। अगर करल हो और आर की पावर एन हो, साथ आर वेक्टर हो, तो इसका मान हमेशा शून्य होता है, हमेशा। आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर -3, कुछ भी हो, इसका मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। किसका मान? शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका कर लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? आर वेक्टर के गुणा में, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आर की पावर, उसका मान क्या होता है? शून्य। डाइवर्जेंस आर की पावर एन, डाइवर्जेंस आर की पावर एन, आर वेक्टर हो, आर की पावर एन, डाइवर्जेंस हो, तो सीधा लिखना 3 + n, जो पावर हो 3 उसको 3 में जोड़ देनी, जो पावर है उसको 3 में जोड़ देना, और आर की पावर एन लिखना। आर की पावर जो एज इट इज है उसको ऐसे कैसे लिख देना। अब यहां आर की पावर कितनी है? आर की पावर -3 है, -3, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और 0 होते ही तो ये क्या बन जाएंगे? प्रणालिका सदिश बन जाएगा और आघूर्णी सदिश दोनों हो जाएंगे। प्रणालिका और आघूर्णी सदिश दोनों हो जाएंगे। अगर ये शून्य होता, कर लिया अकेला शून्य होता, तो ये आघूर्णी सदिश हो जाता। अगर डाइवर्जेंस अकेला शून्य होता तो ये प्रणालिका सदिश हो जाता। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, आपको सीधे लर्न कर लेना। आगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो ये कह रहा हूं सेकंड ग्रेड की दृष्टि से ये प्रश्न आप नहीं कर पाए तो इसको सीधा भी लर्न कर लेना। देखो अक्स और वाई आर प्लस से लिए गए हुए हैं। आर प्लस को रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। u बराबर x + y + z दे रखा है,
v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर इन दोनों का क्या दे रखा है, इन देखो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो ग्रेडियंट u ग्रेडियंट v ग्रेडियंट w, इनका पहले हम ग्रेडियंट का वो पढ़ते हैं, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ग्रेडियंट वास्तव में क्या होता है, ग्रेडियंट फाइव क्या होता है, देखो पहले एक्स के खिलाफ क्या करेंगे, आंशिक अवकलन फाई का, और उस पर आई कैप लगा दें, फिर वाई के खिलाफ आंशिक अवकलन करेंगे, जे कैप लगा दें, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और क्या क्या लगा दें, के कैप, क्या लगा देंगे, के कैप। तो ये मैंने ग्रेडियंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए। तो देखो इस देखने पे आपको नजर आ रहा है ये कौन सी राशि बन रही है, सदिश राशि बन रही है, क्या बन रही है, सदिश राशि। इसी प्रकार इसमें तीनों में ग्रेडियंट लगाए, ग्रेडियंट भी देखो मैंने ग्रेडियंट, ये काम करने में मैं कह रहा हूं आपको 40 सेकंड तो लगेंगे 40 सेकंड। बाद में देखो इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना, बॉक्स प्रोडक्ट ऐसे करेंगे तो देखो ये पर्सन है, ये पर्सन लगभग 1.5 मिनट आपको लगने वाला, 1.5 से 2 मिनट लगने वाली है, बस को इस हिसाब से लिखेंगे। तो देखो ये देखो समतलीय सदिश हैं, तो देखो हमें 3 सदिश समतलीय होते हैं, तो हमें पता है उनके गुणांक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अगर समतलीय होंगे और समतलीय न होंगे तो बराबर में शून्य नहीं होगा, बराबर में शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, देखो इस सेकंड रो से 2 कॉमन है उसको बाहर ले लिया मैंने, बाहर में देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या सेकंड रो को और थर्ड रो को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड बन गया। ये मैं सारी स्टेप लिख के आपको बता रहा हूं, वरना आपको ये सोच लेते हैं 2 यहां से कॉमन आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 बन जाएगा, 1 1। अगर 2 रो एक जैसी हो गई तो सारणी का मान कितना होता है, शून्य। तो ये सोच सकते थे हम, ये सोच सकते थे। अगर हमको पूरा करें तो हमें 1.5 से 2 मिनट लगेगी, वरना इसको हम 1 या 1-10 सेकंड में, हम 70 सेकंड में आसानी से इसको कर सकते थे इस क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समतलीय। और इस क्वेश्चन को आपको सीधे भी लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक रेखा दे रखी है, ये समतल दे रखा है, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु की बिंदु 1 0 2 से दूरी क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको 2 मिनट या 1.5 मिनट के बीच में आपको लगता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें वो बिंदु याद करना पड़ेगा, इस समतल और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु याद करने पड़ेगा, और बाद में वो बिंदु, इन दोनों का हम प्रतिच्छेदन बिंदु याद करेंगे और फिर फाइंड आउट क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य की दूरी। अगर हमारे पास वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो दूरी सूत्र से उस उनके मध्य की दूरी को फाइंड आउट कर लेंगे, उनके मध्य की दूरी को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो मैं रेखा को टी के बराबर मान के, प्राचल के बराबर मान के यहां से टी के मान निकाल लूंगा, ये टी के पदों में एक्स वाई और जेड के मान निकाल लूंगा टी के पदों में, और वो मान ये बिंदु अगर एक्स वाई जेड आए, ये बिंदु कहां स्थित होगा, इस समतल पर स्थित होगा, तो समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। समतल को क्या करेगा, संतुष्ट। समतल को जैसे संतुष्ट करेगा, यहां से क्या किसका मान आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा। हमारे पास किसका मान आ जाएगा, टी का मान। ये देखो ये इसको संतुष्ट करेगा, यहां से टी का मान आ गया। टी का मान कितना है, 1। एक मान यहां रख देंगे तो एक मान यहां रखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और ये बिंदु प्राप्त हो गया, जिनसे दूरी निकाली, ये बिंदु हमारे पास है। दोनों के मध्य की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दोनों के मध्य की दूरी का सूत्र लगाएंगे, 5 - 1 3 - 1 दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास उनका योग 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13। तो दूरी क्या बनने वाली है, 13। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, दावे नहीं कर सकता हूं कि इससे भी छोटा और कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, आप कितने टाइम में कितना जल्दी कर पाते हो। वरना इसको कहीं भी कोई भी टीचर हो, इसका कोई सीधा शॉर्टकट नहीं बता सकता। बिंदु निकालना अनिवार्य है, बिंदु कंपल्सरी है। अगर हमारे पास बिंदु नहीं मिलेगा तो हम दूरी कैसे ज्ञात कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, रेखा 2x माइनस 5y प्लस जेड बराबर 3, x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 5 को अंतर्विष्ट करने वाले समतल, जो समतल x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 1 के समांतर हो, का समीकरण क्या होगा। इसके क्या होना चाहिए, समांतर। मतलब जो समतल होगा वो इसके क्या होगा, समांतर होगा। अगर दो समतल समांतर हो, दो समतल क्या हो, समांतर हो, तो उनके गुणांकों का अनुपात क्या होता है, उनके गुणांकों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 गुणांकों का अनुपात क्या होता है, समान। इसका मतलब इनका और उनके गुणांकों का अनुपात क्या होगा, 1:2। देखो इस पहले ऑप्शन में 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2,
इनका अनुपात लेंगे 1:2, 1:3, तो ये ऑप्शन कैंसिल, 1:3 बन रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इनका देखो, इनका 1:2, 1:1, 1, 3:3, 1, 6/6, 1, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार ये ऑप्शन भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसे अगर हम सीधा देखें तो सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? फिर इसके बाद में ये दो हमारे पास को अंतरिष्ट करने वाले दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे, पहले इनको अंतरिष्ट करने वाले ये कंडीशन लगाएंगे, अंतर्विष्ट करने वाली को समतल जो इनको अंतर्विष्ट करता है इसके समांतर हो, तो ये समतल वाली ये कंडीशन लगाएंगे, इसको L प्लस लेमडा L डैश से करेंगे, बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर यहां से दोनों की क्या करेंगे, तुलना। अगर समांतर वाली कंडीशन लगाएंगे इन दोनों की, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको इधर ले जाके माइनस में लिख लेंगे और इसको यहां बीच में प्लस और लेमडा, इसको सोल्व करेंगे बराबर 0। बाद में दोनों समतलों में क्या कर देंगे, समांतर वाली कंडीशन लगा देंगे। वहां पूरे को सोल्व नहीं करेंगे, पहली वाली कंडीशन से लेमडा का मान आ जाएगा, लेमडा का मान जैसे आएगा उसको यहां रख देंगे, इसमें रखेंगे जैसे लेमडा का मान, समीकरण 1 में लेमडा का मान जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, निकल के इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निकल के इसका आंसर अपने पास आ जाएगा, आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चन हम सीधे नहीं कर सकते, अगर ये क्वेश्चन हम सीधा भी कर सकते थे, ऑप्शन पर डिपेंड था। अगर ऑप्शन ऐसे दे दिए, इसके समांतर वाले 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, 3 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, तो हम इस क्वेश्चन को फिर मेथड से ही कर पाएंगे। फिर किससे कर पाएंगे, मेथड से। अगले वाला OA OB वर्त, इस वर्त की दो क्या है, क्या दे रखी है, स्पर्शी दे रखी है। सी वर्त का केंद्र दे रखा है, तो चतुर्भुज OACB का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्या पूछा हमें, क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो ये OACB का हमें क्षेत्रफल पूछा, और देखो 0 0 से इस स्पर्श रेखा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। 0 0 से स्पर्श रेखा की लंबाई, वक्र दे रखा हो, वृत्त दे रखा है वक्र हमें, और इसके स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, वो बिंदु पता है, यहाँ बिंदु 0 0, तो रूट S1 होती है, वो रखेंगे यहाँ रूट S1। इसका रूट S1 करेंगे तो देखो यहाँ रखेंगे 0, यहाँ करेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा, सी बचेगा, तो रूट सी क्या हो जाएगी, रूट सी। अब देखो ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे, दोनों एक जैसे हैं, समरूप हैं, सर्वाक्षम है, ये तो एक जैसे सर्वाक्षम ही है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वाक्षम है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 1/2, इसकी त्रिज्या आर हो गई, रूट सी क्या हो गई, 1/2 आर इंटू रूट सी। आर का मान हमें पता है, इस वक्र के लिए आर का मान सीधा हमें पता होता है, आर बराबर G² प्लस F² माइनस सी का मोड, वो सीधा यहीं रख देंगे, और रूट सी और इसके साथ गुणा होगा तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो कुछ क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट से भी सीधे हो जाते हैं, वहां कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट लगाया हमें पता था तो इसका सीधा हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम कॉन्सेप्ट से सोच पाते हैं, ये ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि इसको हम कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या इसको हम मेथड से या कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे, या इसको ऑप्शन से कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परवलय y² बराबर 9x के बिंदु 4 - 6 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम एक तो पूरे मेथड से देख सकते हो, दूसरा इसको हम कैसे देख सकते, अब देखो हमें पता है ये बिंदु होगा, ये अभिलंब स्थित होगा, इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे बिंदु 4 और -6 को किसमें, ऑप्शनों में रख के देखेंगे, इनमें रख के देखेंगे ऑप्शनों में। ये काम हम 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं, ऑप्शनों में करेंगे तो हमारे पास 1-2 ऑप्शन जरूर मिलेंगे, 1-2 ऑप्शन जरूर कटेंगे। तो देखो ये रख के देखेंगे, 1-2 ऑप्शन जरूर कटेंगे, पहली बात तो ये चेक करेंगे। दूसरी बात, बाद में हमें पता है अभिलंब पूछा है, इसका dy/dx निकालेंगे, और किन बिंदु पर निकालें, 4 -6 पर dy/dx निकालेंगे, और जो dy/dx है, और हमें पता है dy/dx निकालेंगे, स्पर्श रेखा के जस्ट उल्टा होता है उसका ढाल, जस्ट उल्टा उसका ढाल होता है, जस्ट उल्टा ढाल होता है, वो चेक कर लेंगे।
दूसरा दूसरा इसमें क्या चेक कर सकते हैं, दो। तो इन आसानी से हम उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन दो कॉन्सेप्टों से हम आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने ये किया, देखो मैंने तो पूरे मेथड से आपको बता रहा हूं। तो देखो यहाँ बिंदु अपने पास 4,6 रखेंगे, यहाँ से हमारे पास ढाल आ गया -3/4, ढाल क्या आ गया -3/4, मतलब जो अभिलंब का ढाल आएगा वो इससे जस्ट उल्टा आएगा, कितना आएगा 4/3, 4/3। देखो इससे 4/3, हाँ 4/3, इससे 4/3 बन रहा ढाल, इससे 4/3 ढाल नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल हो गया। इससे 4/3 ढाल बन रहा है, ये कैंसिल होगा। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, हमारे पास 4,-6 से चेक कर लो आप आसानी से। ये देखो यहाँ 4,-6 रखूंगा, 4 चौक 16, और -6 रखूं तो ये 18 + 34, क्या 0 बन सकता है? नहीं बन सकता, ये ऑप्शन वैसे कैंसिल होगा। इसको आगे हमें इतना मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमें ऑप्शनों से सोचना है, क्वेश्चन को इस प्रकार डील करना है। पेपर को जल्दी करने के लिए ये चीजें आपको अपनानी है। अगला, यदि एक दीर्घवृत्त में नाभियों के मध्य की दूरी 6, लघु अक्ष दीर्घ 8, तो उत्केंद्रता क्या होगी? हाँ, यहाँ जो ये क्वेश्चन होंगे, यहाँ हम कोई शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकते। यहाँ हमें कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, हमें कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि ऑप्शन को संतुष्ट करवा दें। दूरी निकालने वाले हो पर्सन, किसी बिंदु को निकालना, चलो बिंदु को तो ऐसे देख सकते हैं, अगर ऑप्शनों में वो समीकरण, वो बिंदु होगा, वो कोई समीकरण दे रखा उस पर स्थित है, तो उसको संतुष्ट करा के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्टों की आवश्यकता पड़ेगी, हर जगह हम सीधे ऑप्शन से नहीं देख सकते। तो वैसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं है सारे ऑप्शनों से आए सारे क्वेश्चन। तो देखो हमें नाभियों के मध्य की दूरी दे के 2 AE होती है, 6 के बराबर, तो AE का मान 3 हो गया। और देखो लघु अक्ष 2 भी होगा, तो B का मान कितना हो गया 4। हमारे पास B का मान बोले। अब हमें कॉन्सेप्ट का बताया, B² बराबर होता है A² 1 - E², 1 - E। हमें उत्केंद्रता का मान पूछा है, तो A² को अंदर गुणा कर देंगे। AE का मान हमें पता है कितना है, 3 है। ए का मान कितना है 3, यहाँ से A² का मान कितना आ जाएगा 25। और उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 1 - B²/A², B²/A²। यहाँ से B² का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से B² का मान 16, 16/25, 16/25। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5, 3/5। अगला क्वेश्चन, x + 1/4 बराबर y - 1/3 बराबर z/4 की गोले x² + y² + z² बराबर 9 के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा क्या होगी? ध्रुवीय रेखा क्या होगी, ये हमें पूछा है। ध्रुवीय रेखा निकालने के लिए हमारे सबसे पहले क्या बात आती है, ध्रुवीय रेखा निकालने तो t = 0 से याद करते हैं। बाद में हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको r के बराबर मानते हैं, और ये r को बराबर मानते हैं, t = 0 से उस रेखा को लिखते हैं, t बराबर इसकी स्पर्शरेखा वो लिखेंगे, और वो बाद में किससे संतुष्ट करवा देंगे, उसको संतुष्ट करवा देंगे। ये किससे करवा देंगे, 4x - 1 3r + 1 4r, इसको इसमें संतुष्ट करवा देंगे। और यहाँ से किसका मान आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास 2 रेखाएं आ जाएंगी। ध्रुवीय रेखाएं कितनी आ जाएंगी, 2। ये तो पूरा मेथड है। अगर इसको शॉर्ट में कर पाए, इसको अगर आप शॉर्ट में करना पाते हैं, तो ये मेथड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर ये प्रश्न आपको मिलता है, हर बार क्वेश्चन में आता है, तो हमें इसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे देख पाएंगे, देखो इसके गुणांक में 4, 3 और 4, ये देखें दिक अनुपात, ये देखें सीधी एक रेखा, तो इसी की हो जाएगी 4x + 3y + 4z, क्या हो जाएगी एक रेखा, तो यहीं से सीधे लिख देंगे। एक रेखा तो सीधे बराबर में 0, तो एक रेखा, तो ये तो देखो इस ऑप्शन में ये रेखा नहीं है, इस ऑप्शन में ये रेखा नहीं है, तो अपने पास कितने ऑप्शन बच के 2। देखो 2 ऑप्शनों को हमने 10 सेकंड में नहीं लगाई, मात्र 1 सेकंड, 2 सेकंड हो गए, भीतर 2 ऑप्शनों को हमने कैंसिल कर सकते हैं। बाद में दूसरी रेखा क्या होगी, तो देखो 2 ऑप्शन एक जैसे आगे, दूसरी रेखा इस प्रकार आगे होगी। देखो x -1 लिख दो, x माइनस, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये इस रूप में लिखा हुआ है। इसको आपको इस प्रकार देखो समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने, x - x1 के रूप में लिखेंगे, y - y1 के रूप में लिखेंगे, z - z1 के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनके रूप में लिखेंगे। तो देखो यहां से -1 आ गया तो -x, यहां 1 आ गया +y, और z -0 है तो z वाला पद नहीं आएगा। बराबर में ये देखो जो गोला दे रखा है उसके बराबर में जो दे रखा है x² + y² + z², उसको बराबर में लिख दो, ये रेखा जाएगी, ये -x + y - 9 = 0। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं किसी चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला है, ये आपको सबसे अलग मैं ही बताने वाला हूं। तो आपको बार बार इन
कॉन्सेप्टों को लर्न कर लेना, इन पे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो इनसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई समतल के समांतर, एक्स वाई समतल के समांतर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि समांतर द्वारा शीर्ष मूल बिंदु, शीर्ष क्या होना चाहिए, मूल बिंदु, आधार वर्त x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर वाले शंकु का काटा गया अंतखंड क्या होगा, काटा गया अंतखंड क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काटा गया अंतखंड क्या होगा, बताओ। एक्स वाई समतल के एक्स वाई समतल में जेड बराबर कितना होता है, 0। इसके समांतर कोई अगर हमें समांतर समतल देखना तो वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जेड बराबर 1, तो जेड बराबर के मान लेंगे, इसके समांतर समतल क्या हो जाएगा, जेड बराबर के। शंकु का समीकरण हमें दे रखा, शंकु का समीकरण किस प्रकार होगा, इस प्रकार। अब देखो इसमें ये ट्रिक लगने वाली, x अपॉन a बराबर 1 लिखेंगे, एक को देखो इस प्रकार लिखेंगे, इसके गुणा में 1 मान लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, x अपॉन a का होल स्क्वायर। इतना करते ही उत्तर तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, देखो इसको a स्क्वायर को अंदर गुणा कर दूंगा, देखो a स्क्वायर गुणा कर दूंगा तो a स्क्वायर वाई कोष्टक वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है इसके समांतर है तो जेड बराबर के होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो इसके बराबर में यहाँ सी लिख दिया मैंने। जैसे सी लिखा, देखो ये इस प्रकार बन गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इस पक्ष में आएगा, या ऐसे कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर वाली टर्म को उस पक्ष में लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में, और एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ऐसा कोई टर्म बनती है, वो किस में बनती है, वो बनती है अति परवलय में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अति परवलय। इसका क्या उत्तर होने वाला है, अति परवलय। तो कुछ एकदम कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हमें देखना है। अगला हमें शंकु दे रखा है, उसका व्युत्क्रम शंकु पूछा है, रेसिप्रोकल कौन पूछा है, इसका क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा। हमारे पास जो शंकु दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर बराबर 0, सीधा देखा इसमें h f और g, इनके मान क्या बता रहे, इसमें मान 0 है। अगर h f और g के मान 0 हो तो हमें सीधा व्युत्क्रम शंकु हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर गुणांक है उसको बट्टे में लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक उसको बट्टे में लिख दो, जेड स्क्वायर का गुणांक उसको बट्टे में लिख दो, बराबर में 0 कर दो। अब इनका एलसीएम से गुणा कर दो, एलसीएम कितना, 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इसको 6 से गुणा कर 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। अगर h f और g अगर 0 हो तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है व्युत्क्रम शंकु निकालने का। अगला गोले, ये गोले का समीकरण दे रखा है, अनवलोपी शंकु का समीकरण पूछा है, का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या होंगे, 1 1 1। अब आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, 1 1 इसके शीर्ष होंगे, शंकु के जो शीर्ष होंगे वो शंकु पर स्थित होंगे, इसका मतलब जो शंकु का समीकरण आएगा उसको क्या करने वाले हैं, संतुष्ट करने वाले। क्या करने वाले हैं, संतुष्ट करने वाले। इसका मतलब वो ऑप्शन चेक कर लेंगे, डायरेक्ट हमें उस ऑप्शन को चेक कर लेंगे जिसमें 1 1 रखने पर शून्य बनने वाला। तो देखो मैंने पहले ऑप्शन में 1 1 रखा तो बराबर में जी शून्य नहीं आया, ऐसे ही दूसरे को चेक किया नहीं आया, तीसरे को चेक किया नहीं आया, तो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अगर ये मान लो 2 ऑप्शन संतुष्ट कर जाते हैं, मान अभी तक तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें अभी तक संतुष्ट नहीं किया, ऐसे ऑप्शन बने नहीं है अभी तक तो एग्जाम में। अब तक अगर बन जाए तो हमारे पास पूरा मेथड है कैसे अनवलोपी शंकु याद करने का। होता है S1 बराबर टी स्क्वायर, S1 बराबर टी इस गोले का S क्या हो गया, यहाँ इस गोले का समीकरण हो गया। S1 जिस बिंदु से पूछे, शीर्ष से पूछ रहा है तो S1 वो बिंदु हो जाएगा, वो उस गोले में रख देंगे मान। जैसे उस गोले का समीकरण लिख दिया और मैंने x y और z की जगह 1 1 रखा तो किस गुणा में कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर में टी स्क्वायर इसका t बराबर 0 किया, t वाला समीकरण निकाला, उसका होल स्क्वायर किया, उसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा समीकरण बन जाएगा अनवलोपी शंकु का। वरना अपने पास ये कॉन्सेप्ट था, बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि शीर्ष के इस वक्र पर स्थित होता है वो संतुष्ट करवाना था, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परवलय सूत्र होता है, परवलय सूत्र किसका होता है, सिम्पसन 1/3। ये हमें याद कर लेना, सिम्पसन 1/3 नियम में परवलय सूत्र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ये 11वीं बारी वाले पोर्शन नहीं है, उसमें से ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो देखो -1 से, देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, ये वाला -1 से 1 अगर लिमिट का मान हो, समाकल में सीमा -1 से 1 के बीच हो, f(x) dx हो, अगर x की जगह -x रखें और वो बराबर f(x) के आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा,
इवन फंक्शन हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा। उसको हम बाद में कैसे लिख देंगे, 2 गुणा में लिख देंगे, 0 से a लिख देंगे, एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और बराबर में माइनस में आ जाए तो ये विषम फलन हो जाएगा। विषम फलन होते ही इसका मान कितना हो जाएगा, 0। विषम फलन होते ही इसका मान, यहाँ देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, मतलब विषम फलन हो गया, तो इसका मान सीधा ही हम देखने वाला। ये देखो दिखने में इसकी पावर, साइन की पावर कितनी है, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इसकी पावर अगर सम होती तो ये माइनस का कोई रोल नहीं होता, लेकिन विषम तो माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, विषम फलन बन जाएगा। तो सीधा देख सकते थे कौन सा उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 4 शून्य बनने वाला। अगला प्रश्न, ये हमारे पास कोई वक्र दे रखा है, इसके शीर्ष पूछे, वक्र दे रखा है, इसके शीर्ष पूछे, शीर्ष कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक इस शीर्ष होंगे, इसके वक्र के ऊपर स्थित होते हैं, तो एक तो ये तरीका है कि ये शीर्षों को इनको संतुष्ट करवा के देख लो, लेकिन इतने बड़े वक्र में इन शीर्षों को संतुष्ट करवाना मुश्किल है। लेकिन किसी भी वक्र के आपको शीर्ष ज्ञात करने हो तो उनके आंशिक अवकलन कर लेने। ये देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको एफ के बराबर मान लिया हमने, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। इन तीनों समीकरण, तीन ही हमारे पास वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई और जेड के मान। लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये काम करना ही नहीं है, तीनों को सोल्व नहीं करना। एक बार आपको एक वेरिएबल के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर देना, और वो जो समीकरण आए, जो समीकरण अपने पास बनी, वो पहली समीकरण, उसमें ये बिंदु रख के संतुष्ट करवा देना। ये बिंदु रख के क्या कर देना, आपको संतुष्ट करवा देना। जैसे मैंने पहली समीकरण में बिंदु रख के संतुष्ट करवाया, पहला बिंदु मैंने संतुष्ट करवाया, 0 के बराबर नहीं आया। दूसरा बिंदु मैंने संतुष्ट करवाया, 0 के बराबर नहीं आया। बराबर में क्या, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। ये तीसरा बिंदु मैंने रख के संतुष्ट करवाया, वो संतुष्ट कर गया, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। क्या हो जाएगा उत्तर नंबर। आप बाकी के ये 2 समीकरण मैंने इनमें भी रख के चेक कर सकते हो, इनमें भी रख के चेक कर सकते हो, कोई सारे ऑप्शन क्या करने वाले हैं, संतुष्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम ट्रीट किया जाता है क्वेश्चनों को, इस प्रकार ट्रीट किया जाता है। वरना यहाँ 3 समीकरणों को सोल्व करने में बैठ जाएं तो कम से कम 5 या 7 मिनट लगने वाली है, 5 व 7 मिनट लगने वाली है। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए पेपर में किस प्रकार क्वेश्चनों को ट्रीट करना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आगे वाले वीडियो में मैं इन बचे हुए दिनों में आपको ये बताने वाला हूं कि पेपर में क्वेश्चनों को किस प्रकार हम ट्रीट करना है, किस पर्सन को हमें स्किप करना है, किस पर्सन को हमें जल्दी करना है, कौन से कॉन्सेप्ट देखो, गणित की सबसे देखो मजबूत बात और सबसे कमजोर वीक पॉइंट ये होता है, कुछ टॉपिक आसान होते हुए भी उनमें हार्ड पर्सन आ जाते हैं, उनको हमें स्किप करना पड़ता है, जो हमारे मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं उनके ऊपर वाली बातें आ जाती हैं और हम उन टॉपिकों को छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए बाद में क्या मुश्किल हो सकते हैं, हमारे सिलेक्शन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उसको ऊपर से मेन बातें तो पढ़ लेनी है उसकी। तो आगे वाली वीडियो में इन बातों के बारे में मैं साथ के साथ क्वेश्चनों के साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा, आपके टाइम को गवाए बिना। क्योंकि अब जो समय बचा है, जो कुछ दिनों का समय बचा है, ये समय आपके लिए अमूल्य समय है, इसको गंवाना नहीं है। आपको बार बार जितना आपने पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करना है। अब नए क्वेश्चनों, नए लेंथ मेथडों में आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आपको ओनली एक ही चीज पर ध्यान देना है, वो है पेपर करने की रणनीति पर। और मैं आगे वाले वीडियो में पेपर को कैसे अटेंड किया जाता है, क्वेश्चनों को जल्दी कैसे किया जाता है, वो बताने वाला हूं। और आज के लिए बस इतना ही।